नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है क्योंकि एग्जाम बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम में जितने भी प्रश्न आते हैं उसमें मैंने यहाँ पे 50 बेहतरीन क्वेश्चन को लिया है जो बिल्कुल व्याख्या सहित है। यानी आप यदि देख सकते हैं तो यहाँ पे मैंने जो भी यहाँ पे स्लाइड लिया है, जो भी मैंने यहाँ पे पीपीटी बनाया है, पूरा का पूरा डिटेल सहित उससे अगर कोई भी पॉइंट आपका जुड़ता है, कोई भी पॉइंट बनता है तो सभी के सभी क्वेश्चन का बेहतरीन यहाँ पे हम नोट्स देने वाले हैं और यकीन मानिए इसके बाद आप बहुत बेहतर अपने आप में फील करेंगे। तो आइए बात करते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि इसमें आपको बिहार जीके, पर्यावरण, भारत का भूगोल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विज्ञान और भी बहुत सारी चीज आपका इसमें सीधे-सीधे क्वेश्चन को मैंने लिया है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है दोस्त, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या दिया है कि बिहार की राजधानी। आपसे यहाँ पे बोला है कि बिहार की राजधानी कौन है, तो आपको सबको पता है बिहार की राजधानी कौन है, इसमें से पटना है। पटना से जुड़ी और भी यहाँ पर देखिए क्या व्याख्या में है, यानी पटना क्या है, बिहार की राजधानी है और यह राज्य सबसे बड़ा और ऐतिहासिक शहरों में से एक है और इसे प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। तो ये पॉइंट आपका एक यहाँ पे आता है कि बताइए बिहार को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो पहले इसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है और बताना है आपको कि बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्त। तो जो बिहार दिवस है वो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। अब 22 मार्च को मनाया जाता है, किसके लिए मनाया जाता है ये भी समझ लो। तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और यह दिन 1912 में बिहार को क्या ज्ञात किया था, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया था और उन्हीं की याद में, उन्हीं की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे बोला है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। आपको बताना है बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। पटना, गया, भागलपुर और मधुबनी। तो याद रखिएगा बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन हो जाता है, गया हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्त, गया हो जाता है और गया जिला क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला है और यह अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी क्या है, प्रसिद्ध है। विशेष तौर पे बोध गया में महाबोधि मंदिर के लिए यह क्या है, बहुत अधिक प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगर ये स्लाइड आपको पसंद आ रहा है तो ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए आप लोग यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमारे लिए क्या होता है, मोटिवेशन होता है। आप इसी तरह मेरा साथ देते रहिए और हम आपके लिए डेली मेहनत से पीपीटी बनाकर आप लोगों के लिए शानदार स्लाइड लाते रहेंगे। और जो भी जिन भी स्टूडेंट को, जिन भी भाइयों को अगर इसका पीपीटी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप सभी लोग ईमानदारी से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। मैं पूरा पीपीटी यहाँ पे सेंड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर पढ़ लीजिएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बोला है बिहार का राजकीय पशु क्या है, यानी बिहार का राज्य पशु कौन सा है। गैंडा, बाघ, चीतल और हाथी। तो याद रखिएगा बिहार का जो राज्य पशु है वो आपका गैंडा है। क्या है दोस्त, गैंडा है और गैंडा बिहार का राज्य पशु है और यह जीव बिहार के वन क्षेत्रों में क्या होता है, पाया जाता है और इसके संरक्षण के लिए क्या किया गया है, कई प्रयास किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्क्रीन पर दिया हुआ है। बोला है बिहार में कौन सा त्योहार सबसे प्रमुखता से मनाया जाता है। तो याद रखिएगा बिहार में सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है, तो वह छठ पूजा, यानी छठ पूजा बहुत अधिक मात्रा में मनाया जाता है। अब छठ पूजा से यहाँ पे रिलेटेड कुछ पॉइंट भी है, यानी जो आपका ये छठ पूजा है ये बिहार का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार अभी बताएं और ये प्रमुख त्योहार भी है और किसके लिए मनाया जाता है, तो यह सूर्य देवता की उपासना के लिए मनाया जाता है और ये कब मनाया जाता है, तो ये कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह मनाया जाता है। तो ये छठ पूजा से रिलेटेड इतने टॉपिक आपके हो गए। बात करते हैं महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है, यानी जो महात्मा गांधी सेतु है वह किस नदी पर बना है, तो याद रखिएगा यह कहाँ पे बना है, गंगा नदी पे बना है और महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर बना हुआ है और यह पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। ये भी आपसे पूछेगा कि बताइए जो आपका यह महात्मा गांधी सेतु है वो किस नदी को किस कहां से कहां जोड़ता है, तो यह पटना को हाजीपुर से क्या करता है, जोड़ता है और इसे एशिया का सबसे लंबा पुल भी माना जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा पॉइंट कि एशिया का सबसे लंबा पुल किसे माना जाता है, तो वह महात्मा गांधी सेतु को माना जाता है। किस नदी पर है, गंगा नदी पर है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है दोस्त, बताना है आपको। तो यहाँ पे याद रखिएगा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, श्री कृष्ण सिंह जी है। कौन है, श्री कृष्ण सिंह जी है और श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे और उन्होंने स्वतंत्रता के बाद राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में क्या किए थे, कार्य किया और उनकी सेवाओं को आज भी क्या किया जाता है, याद किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे दिया है क्या कि बिहार में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस स्थान पे स्थित है, आपको को बताना है। तो अभी इसके पहले ही डिस्कशन किया गया था कि बिहार का जो प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर है वह कहाँ पर है, या कहाँ पे है, यह बोध गया में है। कहाँ पे है दोस्त, बोध गया में। और महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है और यह मंदिर उस स्थान पे बना है जहाँ गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया है, नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर किस जिले में स्थित है, यानी नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर किस जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा वह राइट आंसर आपका नालंदा होगा। यानी नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर
आज भी मौजूद है। अब इससे क्या-क्या पॉइंट आपसे पूछ सकता है, यानी नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर नालंदा जिले में है और यह विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र हुआ करता था। और इसको किसने नष्ट किया था? तो याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट का, बोला है बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है, यानी बिहार का राजकीय पंछी कौन सा है? तो याद रखना यह कौन सा है? हरियल है। कौन है दोस्त? हरियल है। और हरियल को क्या कहा जाता है? ग्रीन पिजन कहा जाता है, जो बिहार का राज्य पक्षी है। और यह पंछी अपने हरे रंग और अनोखे स्वर के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है? आइए बात करते हैं। 10 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है बिहार जीके से। अब यहाँ पे जो आपका पॉइंट की बात होगा, यानी जो टॉप 10 है, यानी जो आपका टॉप 10 क्वेश्चन अब बचा है, यह आपका रहेगा किससे? यह आपका ईवीएस यानी पर्यावरण से होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपसे बोला है कि ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है? पहला आपको बोला है पृथ्वी को गर्म रखना, बिल्कुल नहीं। यानी जो आपका ओजोन परत होता है, ये हमारा एटमॉस्फेयर को, यानी जो टेम्परेचर को बचाता है। तो पहले वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ाना, वर्षा का कारण बनना, ये तीनों ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। जो सेकंड वाला ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। इससे और भी जुड़ी क्या है खबरें, यानी जो ओजोन परत होता है, यानी जो आपका ये ओजोन परत है, ये सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को क्या करता है? अवशोषित करती है, जिससे ये कीड़े पृथ्वी की सतह तक क्या होते हैं? नहीं पहुंच पाती हैं, और जीव जीव रहते हैं वो क्या होते हैं? सुरक्षित रहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? यानी जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वह किसके कारण होता है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। तो आपको बताना है जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है वह किसके कारण होता है दोस्त? तो ये किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। दोस्तों अगर ये स्लाइड, ये पीपीटी, ये तरीका आपको बेहद पसंद आ रहा है, तो प्लीज करके एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करिए नहीं सर इसको कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि आपका ये लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आइए बात करते हैं इसके रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन, यानी जो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें मीथेन हो गया और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के कारण भी यह होता है, जो वातावरण में क्या करते हैं? गर्मी को फंसा कर रखते हैं और यहाँ पे पृथ्वी का तापमान क्या होते हैं? बढ़ा देते हैं। जैसे कि आपको पता है इस समय बहुत तेजी से पृथ्वी पे धूप आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? यानी ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो आपको बताना है। यहाँ पे पहला आपका दिया हुआ है क्या? पहला बोला है आपका जंगलों की कटाई करना, जीवाश्म ईंधनों का जलाना, जल प्रदूषण करना, मृदा अपरदन। देखिए पहली बात तो ये समझिए, ग्लोबल वार्मिंग यानी जो आपका ये पृथ्वी है बहुत तेजी से क्या होता है? ये गर्म हो रहा है। तो इसी गर्म होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो जंगल की कटाई ये तो उसके होते हैं। जल प्रदूषण, मृदा अपरदन, ये दोनों आपका तो बिल्कुल ऑप्शन है। इन दोनों में लड़ाई है, लेकिन जो इसमें सबसे ज्यादा उत्तरदायी होता है वो क्या होता है? जीवाश्म ईंधनों को जलाना। मतलब जो आप ट्रेन, रेलगाड़ी पे जो बाइक ये सब चलाते हैं वो क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन होते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया, गैस हो गया का जलना, जिसके कारण क्या होता है? वायुमंडल में बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न हो जाती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है क्या, कि प्राकृतिक आपदाओं में कौन सा सबसे अधिक हानिकारक गैस, यानी सबसे हानिकारक क्या है? तो भूकंप, बाढ़, तूफान, ज्वालामुखी विस्फोट। आपको बताना है सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है? तो देखिए पहली बात तो ये जो आपका बाढ़ है इससे बचा जा सकता है, नो डाउट। जो तूफान होता है ये कुछ समय के लिए होता है। जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है ये किसी किसी प्लेस पे होता है। और जो आपका ये भूकंप वाला सिस्टम ये बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका भूकंप होना चाहिए। अब देखिए भूकंप से क्या जुड़ी आती है, यानी भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। ये आपसे पूछ सकता है कि भूकंप कैसी आपदा है? तो दोस्त यह भूकंप आपका प्राकृतिक आपदा है, और यह अचानक आती है, और इसके प्रभाव में भौतिक और मानव क्षति दोनों ही क्या होती है? बहुत अधिक मात्रा में होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। बोला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? यानी पर्यावरण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो याद रखिएगा यह भारत में 1986 ईस्वी में लागू किया गया था। इससे जुड़े और भी पॉइंट को हम समझ लेते हैं। यानी जो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो भारत में 1986 ईस्वी में लागू हुआ, जो पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए क्या था? व्यापक विधिक साधन प्रदान करता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। बोला है भारत में वन महोत्सव किस माह में मनाया जाता है? यानी भारत में जो वन महोत्सव है वह कब मनाया जाता है? किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी, मार्च, जुलाई, अक्टूबर। तो याद रखना दोस्त इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। यानी भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो ये जुलाई के महीने में मनाया जाता है। और वन महोत्सव भारत में जुलाई के माह में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? लोगों में वृक्षारोपण और वन संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना होता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। बोला है क्या, कि कौन सी गैस, यानी कौन सी गैस एसिड वर्षा का मुख्य कारण बनती है? कौन सी गैस एसिड वर्षा का मुख्य कारण बनती है? ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन। तो याद रखिएगा वह ऑप्शन क्या होगा? आपका सी होगा। यानी क्या होगा दोस्त? यह ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी सल्फर डाई जो ऑक्साइड होती है वह एसिड वर्षा का मुख्य कारण होता है। इससे जुड़े और भी पॉइंट को हम समझते हैं। यानी
आपका क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्सीजन वायुमंडल में पानी के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जो एसिड वर्षा का क्या होते हैं, कारण होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पे दिया है क्या, कार्बन फुटप्रिंट क्या है दोस्त। आपको बताना है जो कार्बन फुटप्रिंट है वो क्या है। प्रदूषण का स्तर है, क्या है, प्रदूषण का स्तर है, पर्यावरण पर ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव है, ग्रीन हाउस गैसों का माप है, और मानव गतिविधियों से उत्पन्न कुल ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ये आपका पॉइंट सही है, यानी जो आपका मानव गतिविधि होते हैं और उसमें उत्पन्न जो भी ग्रीन हाउस गैसें होती है वही क्या होता है, आपका कार्बन फुटप्रिंट होता है। इससे जुड़े और भी क्या तथ्य हैं, यानी जो कार्बन फुटप्रिंट मानव गतिविधियों के द्वारा उत्पन्न होता है और जिसे माप कर पर्यावरण पर इसके प्रभाव का क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया है क्या, रे डेटा बुक में क्या सूचीबद्ध होता है, यानी जो रे डेटा बुक होता है उसमें क्या सूचीबद्ध होता है। पहला ऑप्शन आपका क्या दिया है कि जलवायु परिवर्तन की जानकारी देना, दूसरा ऑप्शन दिया है लुप्त प्राय प्रजातियां, ग्रीन हाउस गैसों की सूची, और लास्ट आपका दिया है क्या दोस्त, लास्ट आपसे बोला है क्या, वनों की स्थिति। तो याद रखिएगा जो आपका यहाँ पे रेड डाटा, यानी जो रेड डाटा होता है ये संकट प्राणी जानवरों के लिए चलाया जाता है। तो जलवायु परिवर्तन से कोई मतलब ही नहीं है, कैंसिल हो गया। ग्रीन हाउस गैस से कोई मतलब नहीं है, कैंसिल हो गया। वनों की स्थिति से कोई मतलब नहीं है, आपका कैंसिल हो गया। जो आपका लुप्त प्राय प्रजातियां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी लुप्त प्राय प्रजातियां। और रेड डेटा बुक में विभिन्न देशों में पाई जाने वाली लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची क्या होती है, दी जाती है, ताकि इसके संरक्षण के लिए क्या किया जा सके, एक कदम बढ़ा दिया जा सके। यानी क्लोरोफ्लोरो यानी सीएफसी का मुख्य उपयोग क्या होता है, आपको बताना है। खाद्य संरक्षक, रेफ्रिजरेटर, कीटनाशक और ईंधन। यानी जो आपका सीएफसी गैस होता है वह किसके लिए यूज होता है, तो यहाँ पे रखना, यहाँ पे आपका जो सीएफसी गैस होता है वह आपका रेफ्रिजरेंट के लिए होता है, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रीज करते हैं। और क्लोरोफ्लोरो यानी इसका सीएफसी का पूरा नाम क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, और इसका मुख्य उपयोग रेफ्रिजरेंट के रूप में होता है। लेकिन ये ओजोन परत को भी क्या कहता है, बहुत अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। यानी इनको हम बहुत अधिक मात्रा में इसका उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यह आपका नुकसानदायक सिद्ध हो रहा है, किसके लिए, ओजोन परत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है किस अधिनियम के तहत भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली, यानी कौन सा अधिनियम अधिनियम था जिसमें भारत को ब्रिटिश शासन में स्वतंत्रता मिली थी। पहला ऑप्शन दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है क्या, कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी में, और माउंटबेटन योजना। तो याद रखिएगा वह आपका कौन सा था, तो वह आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, और कब चला गया था, 1947 ईस्वी में। यानी इसी के तहत भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली, और यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 को क्या किया गया था, लागू हो गया था। तो आपसे भी यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को कब लागू किया गया था, तो याद रखना होगा यह आपका 15 अगस्त को लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या दिया है दोस्त, बोला है गांधी जी ने किस वर्ष दांडी मार्च का नेतृत्व किया, यानी गांधी जी ने किस समय यानी किस वर्ष दांडी मार्च को शुरू किया, नेतृत्व किया। तो 1919, 1920, 1930 और 1942। तो वह समय कौन सा था, वह साल कौन सा था, 1930 था। क्या था दोस्त, 1930 था। और गांधी जी ने 12 मार्च के दिन, किस दिन, 12 मार्च के दिन 1930 को दांडी मार्च क्या किए, शुरू किए, और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश नमक कानूनों का विरोध करना। और यह मार्च 24 दिनों में पूरा हुआ और स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में विख्यात हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, बोला है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, किसने किया, तो ये आपको बताना है किसने किया। तो पहला ऑप्शन दिया है क्या, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों हमें महात्मा गांधी जी को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमें आजादी मिली और इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। और महात्मा गांधी ने 8 अगस्त यानी 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों से भारत छोड़ने की क्या की थी, मांग की थी। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट का, बोला है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, यानी किस अधिनियम में पूर्ण स्वराज का यहाँ पे प्रस्ताव पारित हुआ। पहला ऑप्शन दिया है कलकत्ता अधिवेशन 1988 ईस्वी में जो हुआ था। दूसरा आपसे बोला है लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, मद्रास अधिवेशन 1927 में, कराची अधिवेशन आपका दिया है जो आपका 1930 में। तो याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, और 1929 में इस प्रस्ताव को पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया, और इसे 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। किसने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, ये तो सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि किसने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। तो याद रखिएगा दोस्त महात्मा गांधी जी ने की थी। किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने। यानी महात्मा गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसका क्या उद्देश्य था, ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक विरोध करना था इसका।
नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक का कानून तोड़ना। यानी जो आपका ये दांडी मार्च हो गया, जो आपका नमक आंदोलन हो गया, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, ये दोनों एक ही घटना से आपके होते हैं। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश नमक कानूनों का विरोध करना और उन्हें तोड़ना। और गांधी जी ने दांडी मार्च के माध्यम से, यानी आपसे बोर्ड यहाँ पे या तो दांडी मार्च पूछे या तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछे, दोनों एक ही है। और इसी में क्या किए थे, वो गांधी जी ने अपना नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो यह आपका 1930 ईस्वी में हुआ था। और 1930 ईस्वी में हुआ, जिसमें महात्मा गांधी ने दांडी मार्च करके ब्रिटिश नमक कानून का क्या किए थे? उल्लंघन किए थे। क्वेश्चन आपसे बोल रखा है क्या कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? यानी महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था। अगर पूछता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया? करो या मरो। जिसका मतलब क्या होता है? अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही होगा, चाहे इसके लिए किसी भी कीमत पर जाना पड़े। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट का। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है कि किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस, यानी किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? तो कब किए थे? 1940 में, 1942, 1943, 1945। तो याद रखिएगा वो कौन सा सन था? 1943 ईस्वी में था। यानी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में आजाद हिंद हिंद फौज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से क्या था? मुक्त कराना था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? यानी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, वह किस वर्ष हुआ? तो सबको पता है वह कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल, अगर डेट पूछता तो क्या होगा आपका? 13 अप्रैल। क्या होगा दोस्त? 13 अप्रैल 1919। और जो अमृतसर में हुआ था, कहां पे हुआ था? अमृतसर में। और जब जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर क्या किए थे? गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें कई सौ निर्दोष लोग क्या हुए थे? मारे गए थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जलियांवाला बाग में किसने अनुमति दिया था गोली चलाने के लिए? तो जनरल डायर ने दिया था। और ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट का। बोला है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे है। यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है? तो वह कौन सा है दोस्त? राजस्थान है। याद रखना, राजस्थान चला जाएगा। यानी राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल लगभग कितना होता है? तो यह लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? यानी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, गोदावरी और नर्मदा। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो भारत की सबसे लंबी नदी है, वह कौन हो जाती है? गंगा नदी हो जाती है। अगर पूछता है कि इसकी लंबाई टोटल कितना है, तो इसकी लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी यहाँ पे 2525। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्या? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? यानी जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये आपका थार मरुस्थल है। क्या है दोस्त? थार मरुस्थल है। और थार मरुस्थल जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। यानी थार मरुस्थल को क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और यह राजस्थान राज्य में क्या है? स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, ये आपका ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला है किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? यानी जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, वो किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा, काजीरंगा जो आपका है राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे स्थित है? यह असम में स्थित है। और वहाँ पे क्या पाया जाता है? तो वहाँ पे एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यानी वहाँ पे एक सींग वाला गैंडा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत का कौन सा राज्य चावल का कटोरा कहा जाता है? यानी भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ को। यानी किसको? छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। और क्योंकि वहाँ पे चावल की खेती बड़े पैमाने पर होती है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे चावल की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है। कौन सा शहर भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है? यानी कौन सा जो शहर है, वह भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है? तो यह आपका बेंगलुरु हो जाता है। क्या हो जाता है? बेंगलुरु। यानी बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और क्योंकि यह आईटी उद्योग का क्या है? बहुत ही प्रमुख केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? यानी भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? पहला कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेत, धौलागिरी। तो याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला क्या है? कंचनजंगा हो जाता है। और कंचनजंगा जो आपका ये भारत में है, और यहाँ इसकी ऊंचाई कितना है? 8,546 मीटर। यानी कितना है? 8,586 नियर अबाउट मीटर हो जाता है। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? यानी भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। सबको पता है, यानी जो हीराकुंड बांध है, वह भारत का सबसे बड़ा बांध है। और
हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है और ये कहाँ पे है तो ओडिशा राज्य में है। किस नदी पर है? महानदी पर स्थित है और इसकी कुल लंबाई कितना है 25.8 किलोमीटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? भारत के किस राज्य यानी भारत के किस राज्य में सुंदरबन डेल्टा स्थित है? यानी भारत के किस राज्य में सुंदरबन डेल्टा स्थित है? तो याद रखिएगा वह कहाँ पे है दोस्त, वह कहाँ पे आपका है? पश्चिम बंगाल। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल में है और यानी जो सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है और यहाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये भी याद रखना होगा। आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। कहाँ पे स्थित है? इंडिया में। इंडिया में कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। जो कहाँ पे किसके किसके बीच में है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलन से बना है। किसके? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलन से बना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत का कौन सा राज्य यानी भारत का कौन सा राज्य स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? यानी कौन सा राज्य स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? केरल को जाना जाता है। और जो केरल राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मसालों की खेती होती है। किसकी खेती होती है? मसालों की। और जैसे काली मिर्च हो गया, इलायची हो गया, दालचीनी हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं? केरल में इसकी पैदावार होती है। नेक्स्ट, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सबको पता है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्त? तो जो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। अब जब जल का रासायनिक सूत्र आपका H2O है और जो 2 हाइड्रोजन परमाणु, कितने? 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे आपका क्या है? H2 है मतलब हाइड्रोजन परमाणु 2 है और ऑक्सीजन परमाणु कितना है? 1 है। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? यानी कौन सा भी जो विटामिन है वह सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? सबको पता है कौन सा है? विटामिन डी है। यानी जो विटामिन डी है वो क्या होता है? सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। और सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आने से क्या होता है? यह बनता है जो हड्डियों को क्या कहता है? मजबूत करने में मदद करता है। नेक्स्ट, किस ग्रह को लाल रंग ग्रह के यानी लाल ग्रह के नाम से पुकारा जाता है? यानी किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से पुकारा जाता है? तो मंगल ग्रह को, यानी जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से पुकारा जाता है। और मंगल ग्रह क्यों पुकारा जाता है? क्योंकि इसकी सतह पर क्या पाए जाते हैं? लौह ऑक्साइड। क्या पाए जाते हैं दोस्त? लौह ऑक्साइड। जो लौह धूल की प्रचुरता होती है जिसमें से यह क्या होता है? लाल रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? यानी किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2O होता है और इसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है क्योंकि यह सांस लेने पर हंसी उत्पन्न करता है और इसे एनेस्थेसिया के लिए भी उपयोग किया जाता है। डायनामो किस ऊर्जा को बदलता है? यानी जो डायनामो होता है, वो बिजली को उत्पन्न करता है, विद्युत को उत्पन्न करता है। तो आपको बताना है कि बताइए जो आपका डायनामो है वह किस ऊर्जा को बदलता है? तो ये आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में बदलता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी है? यानी मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी होती है? तो आपको बताना है हृदय, फेफड़ा, यकृत, गुर्दा। यानी जो आपका हृदय है, फेफड़ा है, यकृत है और गुर्दा है, सबसे बड़ा कौन-सा होता है? तो यह यकृत का होता है। कौन-सा होता है दोस्त? यकृत का। और यकृत लीवर जो होता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी क्या है आपका? सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विषैले पदार्थ को क्या करता है? निष्क्रिय करने का काम करता है। नेक्स्ट आपसे बोला है क्या कि शरीर में रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? यानी शरीर में रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? तो यह कौन करता है दोस्तों? यह कौन करता है? गुर्दा करता है। कौन करता है? गुर्दा करता है। और गुर्दे किडनी शरीर में रक्त को शुद्ध करते हैं और अपशिष्ट पदार्थ को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालते हैं। प्रकाश वर्ष किसका माध्यम मात्रक है? बहुत बेहतरीन ये क्वेश्चन है, बहुत बार आपका एग्जाम पूछता है कि जो प्रकाश वर्ष है, देखो ये वर्ष की वजह से लोग मान लेते हैं कि जो आपका ये यूनिट वो किसका है? आपका समय का है। लेकिन ये समय का मात्रक नहीं है बल्कि किसका मात्रक है? दूरी का। तो आपसे पूछेगा कि बताइए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो यह दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष होता क्या है? यानी 1 साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या होता है? 1 प्रकाश वर्ष होता है। अगर सबसे बड़ा लंबाई का मात्रक पूछता है, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? पारसेक हो जाएगा। यानी जो आपका पारसेक होता है, यह लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक कहलाता है। और यह कितना इसका मान होता है? लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के लगभग होता है। बात करते हैं कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है? यानी कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है? तो यहाँ पे आपका जो कार्बन है, वह सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। और कार्बन सभी और यह जीवन के लिए क्या होता है? अनिवार्य होता है, इसके बिना जीवन संभव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन-सी गैस पाई जाती है? सबको पता है वायुमंडल में सबसे अधिक गैस और नाइट्रोजन पाई जाती है। कितना प्रतिशत पाई जाती है? 78%। ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? 21%। बाकी 1% में और सभी आपके गैस आ जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। टोटल आपका सुपर 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फटाफट कमेंट करके आप लोग रिप्लाई करिए कि नहीं सर ये आपका सेशन बहुत ही स्ट्रांग रहा, बहुत बेहतरीन रहा और इससे बेनिफिट हुआ। यकीन मानिए कि हम आपके लिए डेली आपको स्लाइड लेकर आते रहेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप लोग आज रात 8 बजे जुड़ना ना भूलें। हम यहाँ पे लाइव क्लास लेने वाले हैं रात को 8 बजे डेली लाइव क्लास। जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका पीडीएफ पूरा कंटेंट पाने के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और उस टेलीग्राम
टेलीग्राम चैनल से आप इस पूरे के पूरे पीपीटी को वहां से डाउनलोड करिए और अपने पढ़ाई को अच्छा बनाइए। तो आज के लिए बस इतना ही।